संजीव विश्वास हूं और मेरा फोन नंबर ये लिखा हुआ है। अगर कोई डाउट है तो बाद में आप इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये जो चैप्टर है, अगर आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 1 नंबर का एक प्रश्न होगी, 1 अंक का एक प्रश्न होगी, फिर 3 अंक का एक प्रश्न होगी और एक जो है 4 अंक का एक प्रश्न होगी जो मूल्य आधारित प्रश्न होगी। ठीक है, तो सारे चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा किस प्रकार का प्रश्न इसमें आना है। और चूंकि हमारा नोट्स में सारे चीज हमने दे दिया है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं है, एक्सप्लेनेशन है लेकिन यहां पर आपको लेक्चर भी उसका मिल जाएगा। लगभग वही प्रश्न हमने लिया है ना, तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा। एक एक करके हम बात करते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आते हैं कि परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से कि 1 नंबर का प्रश्न किस प्रकार हो सकता है, 3 नंबर का प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है, 4 नंबर का मूल्य आधारित प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है, उस पर हम एक एक करके जानेंगे। आपके पास पीडीएफ नोट्स जो है पहुंच चुका है, अब वहां पर आप देखिए और यहां पर साथ में आप वीडियो भी देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप उसका प्रिंट ले लीजिए, फिर हमारे वीडियो लेक्चर में आइए और पॉज कर करके आप देखिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला जो 1 नंबर का प्रश्न होगी वो इस प्रकार हो सकता है कि ट्रांसफार्मर के जो कोर है वो पटलित बनाए जाते हैं। पटलित का मतलब होता है जैसे आपका एक पेज लेंगे, कॉपी का एक पेज, अपना माइक बंद करेंगे बेटा, आवाज आ रही है। तो यहां पर जो है पटलित किया जाता है। पटलित मतलब ये देखिए एक पटल है, जैसे एक पेज है आपका, उस पेज के ऊपर एक के बाद एक आप रखते जाते हैं, उसको बोलते हैं पटलित करता, लैमिनेटेड। हाउ मतलब ये जो लैमिनेटेड बनाया जाता है, क्यों लैमिनेटेड बनाया जाता है इसका कोर, जनरली क्या है, भंवर धारा को कम करने के लिए। तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर है आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर, और इसका ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो पटलित बनाया जाता है। बेटा अभी भी आपका माइक ऑन है, जिनका भी माइक ऑन है ऑफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो क्यों कम पटलित किया जाता है, कौन सा धारा को कम करने के लिए, पटलित धारा को कम करने के लिए। और इस पटलित धारा को कम करने के लिए हम जो है पटलित धारा को कम करने ये इसको कोर को पटलित इसलिए किया जाता है क्योंकि भंवर धारा को कम करने के लिए। तो भंवर धारा क्या है डिटेल से हम जानेंगे, अगला जो स्लाइड आएगी जब भी आएगी। देखिए भंवर धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो भंवर धारा को किस नाम से जाना जाता है तो फौकॉल्ट धाराओं के नाम से भी भंवर धारा को जाना जाता है। भंवर जो धारा होती है उसका जो दूसरा नाम है फौकॉल्ट धारा भी कहते हैं। अब स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक एक ही शब्द होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। यानी इसका मात्रक जो है, मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ये हेनरी जो है, हेनरी इसका मात्रक होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। या यदि आप स्वप्रेरण के जगह पर शब्द जो है स्वप्रेरण गुणांक या अनुन्य प्रेरण गुणांक, दोनों का ही हेनरी होता है। चाहे आप सेल्फ इंडक्टेंस ले या म्यूचुअल इंडक्टेंस ले, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन, अगर इंडक्शन देंगे तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, सभी का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। चलिए अगला जो है कि लेंज के नियम की सहायता से किसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो लेंज का नियम भी हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तो जो जब हम चुंबक को उसके पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो इस जो कुंडली है उस कुंडली में क्या होता है, ये एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लेंज का नियम का उपयोग करते हैं। तो लेंज जो प्रेरित धारा है, देखिए एक बार विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार विद्युत धारा जो है क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है।
फिर आता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए यहां पर ये जो चुंबक है, चुंबक से क्या निकलती है, बल रेखाएं निकलती है। चुंबक से क्या निकलती है, बल रेखाएं। जिस प्रकार एक ट्यूबलाइट या कोई बल्ब से रोशनी निकलती है, ठीक उसी प्रकार किसी चुंबक से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये जब ये चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिख रहा है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जाकर के एक कॉइल पर आपतित हो रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई एक पृष्ठ लेंगे तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी क्या होगी, कुल बल रेखाओं की संख्या, और इसका मात्रक क्या है, वेबर है। बेटा अपना माइक बंद करिए, क्लास 12 के बच्चे हैं आप लोग, है ना, आना चाहिए माइक बंद करना। चलिए अगला स्लाइड में है कि इस प्रकार प्रश्न भी हो सकता है। क्या प्रश्न है कि भंवर धाराओं का एक उपयोग लिखिए। यहां पर मैंने 3 उपयोग के बारे में लिख दिया है, तो इसमें से कोई एक उपयोग को आपको लिखना है। भंवर धारा के एक उपयोग को आपको लिखना है। क्या है कि भंवर धारा के क्या क्या उपयोग है। तो विद्युत ब्रेक में इसका उपयोग होता है, धारामापी में, और धारामापी को रुद्धोदोल बनाने में। यहाँ पे धारामापी को रुद्धोदोल बनाने में, धारामापी को रुद्धोदोल बनाने के लिए, या प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग होता है। तो 4 उपयोग है, 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें से किसी एक को आपको लिखना है कि भंवर धारा का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, भंवर धारा देखिए किस प्रकार बन रहा है। भंवर धारा डिटेल से हम पढ़ेंगे इसको। फिर प्रश्न आ सकता है कि दिष्ट धारा परिपथ में कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है। दिष्ट धारा परिपथ, प्रेरण कुंडली जो होता है, प्रेरण कुंडली, तो प्रेरण कुंडली में ये जो प्रेरण कुंडली है, और इस प्रेरण कुंडली में अगर हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देते हैं और एक बार क्या स्रोत जोड़ देते हैं, दिष्ट धारा स्रोत, एक बार बैटरी जोड़ दिए और एक बार प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिए, तो जब एसी जोड़ते हैं तो एफ यहां पर एक्सएल का जो वैल्यू होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या होता है 2 पाई एफ एल। लेकिन अगर दिष्ट धारा के लिए करें तो एक्सएल का जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, होगी 2 पाई इंटू 0 इंटू एल, क्योंकि यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, कोई आवृत्ति नहीं होता है, क्योंकि जो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है परिपथ में उसकी दिशा एक ही होती है। परिमाण भले बदल सकता है लेकिन दिशा एक ही होती है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहता है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी दिष्ट धारा में क्या होता है, हम बैटरी यहाँ पर डीसी, हमने डीसी करंट के कारण जो होगी ये एक्सएल का वैल्यू क्या होगी, 0, यानी एक्सएल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सएल का वैल्यू की कुंडली का जो प्रतिरोध होगी, है ना, दिष्ट धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली का प्रतिघात बोल सकते हैं आप, प्रतिरोध लिखा है, प्रतिघात आप बोल सकते हैं, तो प्रतिघात का मान 0 होता है। एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न में आपको एक लाइन ही लिखना है। फिर अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। तो अनुनादी परिपथ चाहे एलसी परिपथ हो चाहे एलसीआर परिपथ हो, दोनों के लिए जो अनुनादी आवृत्ति होती है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ये फार्मूला होता है। फार्मूला को ही पूछा है, तो 1 नंबर का प्रश्न है, चाहे एलसी परिपथ हो चाहे एलसी हो चाहे एलसीआर हो, दोनों के लिए जो अनुनादी आवृत्ति होती है वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। L क्या है, L प्रेरकत्व है, C क्या है, संधारित्र की धारिता है। यदि ये LC परिपथ है मतलब एक L है और एक C है, और इसमें क्या है LCR, L, C और R। तो दोनों परिपथ के लिए जो
वैल्यू होगी F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रतिबाधा का मात्रक लिखिए। प्रतिबाधा का मात्रक लिखिए। हम डिटेल से आएंगे इसमें। प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात। प्रतिरोध में जैसे परिपथ में क्या है, अकेला है, तो इसको कहते हैं प्रतिरोध। जब भी धारा प्रवाह के मार्ग में कोई रुकावट डालता है तो उसको कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध इसे हम R से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है ओम। यूनिट होता है ओम। ओम इसका यूनिट है। बेटा माइक बंद करिए अपना। फिर अगर परिपथ में मान लीजिए इस परिपथ में क्या हो, केवल प्रतिरोध हो, तब उसका मात्रक ओम होगी। यदि परिपथ में केवल C हो या केवल L हो, C हो, कैपेसिटर हो या प्रेरकत्व हो, तब भी उसका जो ये हो जाएगा XL, ये हो जाएगा XC। इसको कहते हैं माइक बंद करिए। धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात, इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या कैपेसिटिव इंडक्टेंस और ये होता है कैपेसिटिव इंडक्टेंस। इसमें कैपेसिटर के द्वारा जो अपोज कर रहे हैं, है ना, कैपेसिटर के द्वारा अपोज कर रहे हैं तो उसको धारिता प्रतिघात, और ये हो जाता है एक्सेल यानी प्रेरण प्रतिघात होता है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दो रिएक्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, और इनमें से कोई दो होता है। मान लीजिए L और C हो या एक प्रतिरोध हो, एक कैपेसिटर हो, तो उसको Z से दर्शाते हैं। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, सभी क्या है, प्रतिरोधी है कुल मिलाकर के। ये प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम है। कैपेसिटर है, ये भी धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालती है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। इसका मात्रक भी ओम होगी, और एक से अधिक अगर हो परिपथ में तो उसका मात्रक भी क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, तो सबका मात्रक ओम है, चाहे प्रतिरोध हो चाहे प्रतिबाधा हो, तो सबका मात्रक क्या हो जाएगी, ओम होगी। प्रतिरोध, प्रतिघात या प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। दो या दो से अधिक जब भी होता है तो उसको प्रतिबाधा बोलते हैं। मतलब कुल मिला के उसको परिणामी प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो परिणामी प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम को लिखिए। तो लेंज का नियम जो है, लेंज का नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित जो विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। मतलब जब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होता है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण क्या होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है। और माइक किसका आह्वान है बेटा? हाँ, फिर हाँ दिखाई देगा। आप लोग माइक ऑफ करिए, है ना। नहीं दिखाई देगा तो बाद में देख सकते हो, क्योंकि आपका जो है नेट कमजोर होगा वहां पर, इसीलिए क्लियर नहीं दिखाई दे सकता, हो सकता है ना। फिर है लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुकूल किस प्रकार है, क्या है कि यहां वहां जो है उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है, और यहां जो है ऊर्जा संरक्षण के भी अनुकूल है। तो कैसे है देखते हैं। देखिए यहां पर जो चुंबक है, ये जो चुंबक है देखिए, और ये क्या है, एक कुंडली है, एक कुंडली है। तो जब इस चुंबक को हम किसकी ओर, v वेग से इसकी ओर ले जाते हैं, तो चुंबक से क्या निकला, बल रेखाओं की संख्या। तो यहां पर जो कुंडली है और ये जो चुंबक हमने लिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब इसको इधर मूव कराते हैं तो देखिए यहां पर हम
क्या लिखे, एन। एन लिखेंगे तो एन को थोड़ा सा एक्शन करके ऐसे लिख दीजिए। यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होने लगता है। जब एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होता है तो क्या होता है कि यहां पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है, नॉर्थ पोल फॉर्म हो जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है। तो जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो यहां पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य जब हम करते हैं तो यही कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। यहां पर देखें, यहां पर जो चुंबक को हम क्या किए, चुंबक को जो है हम इधर मूव करा रहे, नॉर्थ पोल को इधर ले जाते, तो उस समय कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा जो है घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होने लगती है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, साउथ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जब यह दूर जा रहा है तब यहां पर आकर्षण बल लगता है, मतलब दूर जाने से आकर्षण बल लगता है, यहां पर दूर जाने को रोकता है। तो यहां पर आकर्षण बल के विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो होता है विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा अविनाशी है। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। माने यहां पर जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क मतलब आप चुंबक को ले जा रहे हो, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती ले जा रहे हो, तो क्या होता है कि वहां पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ता है। इसलिए यहां पर मैकेनिकल वर्क जो है, मैकेनिकल वर्क जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जा रहा है। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो यहां पर जब भी हम चुंबक को उसके पास लाते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं, दिखाऊंगा कि किस प्रकार प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो यहां पर दूर लेने से भी क्या हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। तो पास लाने से भी उत्पन्न हो रहा है, दूर ले जाने से भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया था लेंज का नियम। लेंज का नियम में क्या है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। देखिए पास आ रहा है, पास आने से उत्पन्न हो रहा है और उसी समय क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि मत आ। यहां पर क्या है, दूर जाने से उत्पन्न हुआ है, फिर यहां पर क्या बोल रहे हैं, मत जा भाई। जब जा रहा है तो बोल रहे मत जा, और जब पास आ रहा है तो बोल रहे मत आ। तो मतलब जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का ही विरोध करता है। मतलब ये प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रहा है वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। अब आते हैं स्वप्रेरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वप्रेरण में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जब आप घर में आप लोग टीवी देखते रहते हैं और अचानक क्या होता है, बिजली चली जाती है, तो आप देखेंगे कि आपके जो टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन से बहुत ज्यादा रोशनी पहले थोड़ी देर के लिए आती है, आने के बाद फिर बंद हो जाती है। मतलब पहले अचानक जहां पर था उससे जीरो नहीं होता है, वहां से मैक्सिमम में पहुंचता है, फिर जाके जीरो होता है। तो वास्तव में ये किसके कारण होता है, सेल्फ इंडक्शन के कारण या स्वप्रेरण के कारण ऐसा होता है। देखिए यहां पर मान लीजिए कोई कॉइल है और इस कॉइल में आपने यहां पर एक बैटरी लगा दिया है। अब देखिए यहां पर आपने एक बैटरी लगा दिया है और यहां पर एक मान लीजिए यहां पर एक बल्ब लगा दिया, आपने एक बल्ब लगा दिया यहां पर, इसको ये करके प्रतिरोध की जगह हमने एक बल्ब लगा दिया थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहां पर पहले जैसे देखिए जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, या स्विच है, स्विच को आप जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा बहने लगता है। और जब विद्युत धारा बहने लगता है
और बह रहा है बह रहा है बह रहा है, तो उस समय जब बहता है तो इस धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक चैप्टर हमने पढ़ाया था धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें क्या होता है, धारा का 3 प्रभाव होता है कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, उसको कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। तो 3 प्रभाव यहां पर होता है। तो दूसरा जो प्रभाव है कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जब भी इस कुंडली में विद्युत धारा बहता है तो ये कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो चुंबक की तरह व्यवहार करता है मतलब इससे क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, ठीक है। और बल रेखाएं निकलेगी जिसमें क्या होगा, इसके कारण एक जैसे विद्युत धारा के मान में हम जैसे ही चेंज करेंगे तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में रैपिडली चेंज होगा, और जैसे ही चेंज होगा तो वहां पे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार नल में पानी आता है, मान लीजिए नल में पानी आ रहा है और अचानक जब बंद होता है पानी तो देखेंगे जो वहां पर अगर कुछ पानी है तो रिवर्स खींच लेता है, विपरीत दिशा में खींच लेता है। तो वैसे ही पहले जो है मेन करंट इधर फ्लो होने लगता है शुरू में, जब यहाँ पर मेन करंट फ्लो होने लगता है उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर ऑफ करते हैं तो क्या होता है, मेन करंट जैसे ही बंद हो जाता है तो प्रेरित धारा क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, प्रेरित धारा जो है विपरीत दिशा में अचानक यहाँ पर आ जाता है और ये बल्ब जो है मतलब ज्यादा रोशनी के साथ जलने लगता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। खुद स्व मतलब एक, इसमें एक ही कुंडली होता है, याद रखिए स्वप्रेरण में केवल और केवल क्या होता है, एक कुंडली होता है स्वप्रेरण में। अब देखिए अनुन्य प्रेरण, अगला जो घटना है अनुन्य प्रेरण। अनुन्य प्रेरण किसे कहते हैं, इसको देखिए। तो अनुन्य प्रेरण को समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर, आप इस वीडियो को देख लीजिए कि धारा पहले कौन से कुंडली में बह रहा है और उसका असर किसमें पड़ रहा है, ये सारे चीज हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए एक प्राथमिक, 2 कुंडली होता है इसमें, प्राथमिक कुंडली और एक होता है द्वितीय कुंडली। इसमें देखिए प्राथमिक कुंडली में हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिए। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ने से क्या हुआ, यहां पर इस कुंडली में से होकर क्या होता है, विद्युत धारा बहने लगता है। तो जब इस प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है तो उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिए जिसमें परिमाण और दिशा अगर दोनों बदल रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स ये भी बदलेगा। तो इसका असर जो है दूसरे कुंडली में पड़ता है, उसके पास में दूसरा कुंडली रखा हुआ है तो उसमें इसका असर पड़ता है, और जिसके कारण क्या है, इसके देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, एक कॉइल यहाँ पर है एक कॉइल दूर में है, तो क्या होता है दूसरे कुंडली में भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, और इस घटना को अनुन्य प्रेरण कहते हैं। अनुन्य प्रेरण समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण हम लेते हैं। हम बता सकते हैं, आपको देख के बता सकते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा हो सकता है, क्योंकि आपका फ्रेंड से ही पता चलता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। क्या होता है संगति का असर, आप लोग सुने होंगे संगति का असर। तो संगति का असर मतलब एक व्यक्ति का गुण दूसरे व्यक्ति में जब हम देखते हैं कि हम पाते हैं, मतलब ट्रांसफर होता है, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन या अनुन्य प्रेरण बोल सकते हो। अब सिंपल भाषा में, जैसे मान लीजिए मैं मेरा एक मित्र है, उनके साथ मेरा मित्रता होता है, और मान लीजिए वो अच्छा व्यक्ति है और मैं बुरा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जब उनके साथ संगति करता हूं तो मैं जो है उस अच्छे व्यक्ति के संगत में जाने से मैं क्या हो गया, बुरा से अच्छा आदमी बन गया। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, मतलब जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया। तो बिहेवियर में चेंज आया तो यहां पर क्या हुआ, जो अच्छा व्यक्ति का गुण मुझ में आया, तो जिसका गुण आया, जिसमें आया, मान ली मुझ में जो गुण आया, इसलिए मैं क्या हो गया, द्वितीयक व्यक्ति, और वो आदमी जो जिससे गुण आया वो हो गया प्राथमिक। अगर हम दोनों के संगति होने से अगर वो अच्छा आदमी बुरा बन जाता है, अगर वो अच्छा आदमी बुरा बन जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, द्वितीयक, और मैं क्या हो जाऊंगा, प्राथमिक। तो प्राथमिक और द्वितीयक देखिए, अगर इसमें विद्युत धारा बह रहा है और इसका असर इसमें दिखता है तो ये हो जाएगा प्राथमिक कुंडली और ये हो जाएगा द्वितीय कुंडली। इसका उल्टा, अगर इस धारा स्रोत को हम यहां लगा दें
यहां लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्राथमिक और ये हो जाएगा द्वितीयक। तो यहां पर अनन्य प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी कुंडल में प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अतः उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अनन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब यहाँ आपके इसके धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इससे फ्लक्स निकलती है। उस फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो वो फ्लक्स किसको मिल रहा है? इसको भी मिल रहा है। तो इसके भी फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होता है तो इस कॉइल में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं? अनन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखिए तो प्राथमिक कुंडली कौन सा है? जो पहला जिसमें I1 चेंज हो रहा है, विद्युत धारा चेंज हो रहा है, और E2 जो है यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, E2 जो है यहां पर उत्पन्न हो रहा है। मतलब यहां पर जो E2 क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। जिसमें उत्पन्न हो रहा है, जिसमें असर देखने को दिख रहा है वो क्या हो गया? द्वितीयक कॉइल 2 या सेकेंडरी कॉइल। और जिसमें हम करंट दिए स्रोत है और I1 के मान में जब परिवर्तन होता है तो I1 चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड B1 चेंज हो जाएगा और B1 जब चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि B1 इसका फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। आप लोग पढ़े होंगे BA cos थीटा। तो B का मान जब चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा और जब फाई चेंज होगा तो उसके पास में कोई दूसरा रखा हुआ है तो इसका असर इसमें भी पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी देखें। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा चालक के किस भाग से होकर प्रवाहित होती है? तो दो प्रकार की विद्युत धारा होती है और विद्युत धारा जो है एक दिष्ट धारा होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है, जो बैटरी से मिलता है। वो करंट क्या होता है? पूरे जो कंडक्टर होता है उससे होकर प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा उसके सतह मतलब उसके सरफेस से होकर प्रवाहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 5 वर्गमूल 2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और 1 नंबर का प्रश्न है और यहां पर जो है आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहां पर 5 वर्गमूल 2 एम्पियर है शिखर मान। देखिए शिखर मान कैसे होता है? ये जो प्रत्यावर्ती धारा है तो देखिए इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है? समय के साथ बदलते रहता है। तो ये ग्राफ किसका है? I का है। तो यहां पर ये जो वैल्यू होता है इसको कहते हैं I0 शिखर मान, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I0 सबसे अधिकतम मान, जब ये ऐसे प्रवाहित होती है तो अधिकतम मान तो यहां पर होता है I0 और यहां पर इसका 70%, 70.7% यहां पर होता है IRMS और ये है I0। यहां पर है I0 और यहां पर है IRMS। तो इसके जो फार्मूला होता है IRMS और I0 का फार्मूला होता है IRMS इज इक्वल टू I0 बटे वर्गमूल 2। किसी प्रत्यावर्ती की धारा का शिखर मान दिया है 5 वर्गमूल 2, मतलब I0 कितना दिया है, इसलिए IRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 कट गया, यानी IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है, रूट R मतलब रूट, M मतलब मीन, S मतलब स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 5 एम्पियर होगी। यानी यहाँ पर अगर कितना है? 5 वर्गमूल 2 यहाँ पर वैल्यू है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वहां पर कितना हो जाएगी? यहाँ पर है 5 वर्गमूल 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? केवल 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर यहां पर है और यहां पर 5 वर्गमूल 2 एम्पियर बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फार्मूला है IRMS इक्वल टू I0 बाई अंडर रूट 2। यहां पर I0 होता है
और यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा ऐसे बह रही है तो यहाँ पर I0 होता है और यहाँ पर IRMS होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न में भी वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की है, इसके शिखर वोल्टता क्या होगी। यानी यहां पर देखिए, यहां पर जो ग्राफ है वोल्ट के फॉर्म में है, ये वोल्टेज है ना, और इधर समय t लेते हैं और इधर जो है वोल्टेज v लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो मान होता है इसको क्या नाम दिए हमने, V0, और यहां पर जो मान होता है, यहां पर जो मान होता है उसको नाम दिए हमने VRMS। तो VRMS का वैल्यू कितना दिया है, 220। तो V0 आपको ज्ञात करना है। तो सेम फार्मूला है, क्या फार्मूला है, VRMS इज इक्वल टू V0 बाई √2। ये वैल्यू है, ये फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। तो VRMS का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, बराबर क्या है, V0 बटे वर्गमूल 2। यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हो, V0 इज इक्वल टू 220 वर्गमूल 2। आपके घर में जो बिजली आती है उसका भी VRMS वैल्यू 220 वोल्ट है। VRMS वैल्यू है वो, जो आपके घर में 220 वोल्ट का सप्लाई आपके घर में जो मीटर होगा उसमें देखना लिखा होगा VRMS, है ना। तो VRMS वहां 220 वोल्ट होता है, लेकिन हमारा जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक ऑसिलेट करता है। मतलब वर्गमूल 2 बोलने से कितना हुआ, 220 गुणित 1.414, लगभग 311 के आसपास होता है, 310 311 के आसपास, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इतना वोल्ट क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। मतलब अगर VRMS वैल्यू 220 वोल्ट है तो ये क्या होता है, यहां पर कितना हो जाएगा, 220 वर्गमूल 2, और यहां पर कितना होगा, -220 वर्गमूल 2। मतलब कुल मिलाकर के ऊपर में प्लस 311 और नीचे -311, इतना वोल्ट में ऑसिलेट करता है। इसीलिए अगर 220 वोल्ट डीसी है, डायरेक्ट करंट है, और 220 वोल्ट एसी करंट है, तो 220 वोल्ट एसी करंट जो है, प्रत्यावर्ती धारा है, ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि 220 वोल्ट अगर डीसी होता तो 220 वोल्ट ही रहता है, लेकिन यहां 220 वोल्ट एसी है तो उसका मान जो है प्लस 311 और -311, इसके बीच जो है ऑसिलेट करता है। तो इसलिए क्या होता है, इसका रेंज क्या हो गया, 311 प्लस और 311 माइनस, मतलब 622, इतना में ऑसिलेट करता है। इसीलिए एसी जो है ज्यादा खतरनाक भी होता है। तो ये इसका फार्मूला V0 इज इक्वल टू VRMS इंटू √2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 220 वर्गमूल 2 वोल्ट, ये वोल्ट हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न उस प्रकार हमने लिया है जो आपके नोट्स में, हमने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स का आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये लेक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, इसलिए हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए, तो यहां पर अगला जो प्रश्न है, देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 100 पाई वोल्ट है, तो वोल्टेज का आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो भी प्रत्यावर्ती समीकरण होता है, देखिए यहां पर जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब यहां पर बहता है तो उसका एक समीकरण होता है। क्या समीकरण होता है, V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ 2 पाई ft, या V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t, ये फार्मूला होता है। तो अगर V0 साइन ओमेगा t को इससे तुलना करें, इससे तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, तुलना करेंगे तो देखिए ये जो ओमेगा है और ये 100 पाई टी है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो मतलब ओमेगा किसके इक्वल है, अगर तुलना करें इससे, और क्या दिया है समीकरण, V बराबर 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। तो ये अपने पास समीकरण 1 दिया है, हम जानते हैं ये समीकरण 2। तो यहां पर ओमेगा किसका वैल्यू है, ओमेगा किसके इक्वल है, 100 पाई के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 पाई, और ओमेगा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f इज इक्वल टू 100 पाई। तो पाई पाई कट गया, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 2, तो 2 ये क्या हो जाएगा 50, तो f बराबर 50 हर्ट्ज।
कुल मिला के आप बोल सकते हो कि 50 हर्ट्ज इसका क्या हो जाएगी, आवृत्ति होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, मतलब 1 सेकंड में 50 बार कंपन करेगी। जो हमारे घर में भी जो सप्लाई है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में जाएंगे वहां पर लगभग 60 हर्ट्ज का सप्लाई है। हमारे घर में देखेंगे मीटर के पास लिखा होगा, आपके घर में जो मीटर है ना वहां पे लिखा होगा मीटर के ऊपर किलोवाट आवर, वो यूनिट का यूनिट होता है। साथ में लिखा होगा 50 हर्ट्ज, है ना, 50 हर्ट्ज सप्लाई, फिर लिखा होगा 220 वोल्ट, फिर करंट, ऐसे सारे चीज आपको लिखा रहता है वहां पर, पूरा मीटर में दिखा रहता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, जिसका समीकरण V इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी अगर कोई समीकरण है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। माइक बंद करिए बेटा, माइक बंद करिए। अभी अभी हम लोगों ने जो देखा था उसी के ऊपर आते हैं। अब देखिए लेंज का नियम आप लोगों को बताया था। लेंज का नियम क्या था कि लेंज का नियम, प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। देखिए यहां पर प्रेरण हो रहा है, और देखिए जब पास ले जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा किधर है, और जब दूर ले जा रहा है तब विद्युत धारा की दिशा किधर है। इस में देख सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा क्या है, चेंज हो रही है। अब आते हैं फैराडे का नियम। फैराडे का नियम को लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क का पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। मतलब यहां पर आप लोगों ने देखा, वीडियो के माध्यम से भी देखा कि किस प्रकार प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होगा जब तक कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। यानी चुंबक को जब पास लाते हैं तब भी उत्पन्न होगा, दूर ले जाएंगे तब भी उत्पन्न होगा। लेकिन इस चुंबक को अगर हम इसके पास लाके छोड़ दे और इसका कोई गतिशील अवस्था में ना हो, ना तो चुंबक गतिशील में हो ना कुंडली गतिशील में हो, तो कोई भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an induced EMF is generated in it and it remains till there is a change in flux। मतलब जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होते रहता है, और ये तब तक उत्पन्न होगा जब तक कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। मतलब पास लेने से भी उत्पन्न होगा, दूर ले जाने से भी उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन दूर में अगर स्थिर अवस्था में तो उत्पन्न नहीं होगा, पास में स्थिर अवस्था में होगा तब भी उत्पन्न नहीं होगा। यानी दूर ले जाने से भी उत्पन्न होता है, पास ले जाने से भी उत्पन्न होता है। तो देखिए यहां पर चुंबक को जब हमने तो यहां पर देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, चुंबक को पास लिया तब उत्पन्न हुआ, लेकिन अंदर में लेकर के जब हम छोड़ देते हैं तब उत्पन्न नहीं होता है। मतलब जब तक फ्लक्स में चेंज होगा, मतलब इस चुंबक या कुंडली दोनों में से कोई एक गतिशील अवस्था में हो, या दोनों में जब भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तभी जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अगर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं तो कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। तो यही फैराडे का प्रथम नियम है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसका जो अस्तित्व है तब तक रहता है जब तक कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। मतलब फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी और उसमें जो विद्युत धारा बहती है उसको क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। अब आते हैं फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर यहां पर देख लीजिए, फ्लक्स यहां पर देखिए, अगर जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, अगर आप चुंबक को पास में लाते हैं, कुंडली के पास में लाते हैं या कुंडली को ही मूव कराते, दोनों स्थिति हो सकता है, कुंडली को गतिशील करे या चुंबक को गतिशील करे। यदि दोनों का गतिशील जब हम करते हैं, यदि वहां पर गतिशील अवस्था मतलब धीरे धीरे अगर लाते हैं, मान लीजिए अगर धीरे धीरे लाते हैं तो फ्लक्स का परिवर्तन तो होगा, लेकिन फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। जो फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होता है, जितने ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी उतना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी। तो ये फैराडे का दूसरा नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यदि पहले इसमें φ1 लाइन मिल रहा था कि कितने समय में, t1 समय में, और φ2 लाइन कब मिल रहा था, t2 समय में, तो फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, E समानुपाती क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1। फ्लक्स में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन या समय अंतराल बोल सकते हो। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ K, और इसको क्या लिख सकते हो, φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1, जहां K क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। और बाद में आप K को 1 लेते हैं, जनरली SI पद्धति में K का मान 1 होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ डेल फाई बाई डेल टी। डेल फाई मतलब φ2 माइनस φ1 को हमने क्या लिया, डेल फाई, और डेल t2 माइनस t1 को क्या लिया, डेल टी। तो E इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी, या डेल टी बहुत ही छोटा हो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। तो ये 3 फार्मूला है, 2-3 फार्मूला है क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो है इसके समानुपाती है φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको लिख सकते हो डेल टी, समय अंतराल को डेल टी, और फ्लक्स चेंज को क्या लिया, डेल फाई, और E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर जो माइनस साइन क्या शो करता है, जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा क्या होती है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का ही विरोध करता है। मतलब लेंज का जो नियम था वो माइनस साइन क्या है, लेंज का नियम से ही आया है। ठीक है, ठीक। तो आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है इसी के आगे हम बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए कल हम लोग पढ़ने वाले हैं भंवर धारा किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे हम इसका भंवर धारा का क्या उपयोग है, फिर LCR परिपथ, फिर पढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चन है, फिर प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में क्या अंतर है। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात, प्रतिबाधा और में क्या अंतर है ना। और एक मूल्य आधारित प्रश्न भी हम कल पढ़ेंगे, है ना। मूल्य आधारित प्रश्न जो 4 नंबर का है, वो सारे प्रश्न हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है